लोकतंत्र में ना वोट डालने की प्रक्रिया अगर आप बाहर से देखें तो बहुत ही सीधी और सरल नजर आती है। मतलब पोलिंग बूथ के अंदर जाना है, ईवीएम पर एक बटन दबाना है, एक बीप की आवाज आती है। हाँ, और बस आपका काम खत्म। बिल्कुल, और प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये एक ऐसा एक्शन है जिसे हम अक्सर एक बहुत ही सामान्य नागरिक कर्तव्य मान लेते हैं, लेकिन उस एक छोटी सी बीप की आवाज को मुमकिन बनाने के पीछे जो पूरा तंत्र काम कर रहा है ना, वो असल में दुनिया की सबसे जटिल, विशाल और शायद सबसे तनावपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक है। एकदम सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय इसी विशाल तंत्र को डिकोड करना है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत मैं एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूले से करना चाहता हूं। याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये है LRVP। अच्छा, LRVP मतलब अगर हम इसे थोड़ा खोलकर बताएं तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और प्रेसिडेंट तथा वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों को दर्शाता है। हाँ, हाल ही में इतने बड़े संवैधानिक और राजनीतिक सवाल क्यों उठ रहे हैं? सही बात है। और सुनने वाले को मैं बता दूं कि आज हमारे पास इस विश्लेषण के लिए कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारे पास भारतीय संविधान के भाग 15 के अहम अनुच्छेद हैं। हाल ही में जो 2023 का मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पास हुआ है, उसका पूरा विश्लेषण है। कॉमराज IAS और PIB की ताजा रिपोर्ट्स हैं। मतलब डेटा का एक पूरा स्टैक है हमारे पास आज। हाँ, बिल्कुल। और इन सारे दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखने का हमारा मिशन ये है कि मतलब ये जानना जरूरी है कि जो संस्था हमारे लोकतंत्र को चलाती है वो खुद कैसे काम करती है, क्योंकि सुनने वालों के लिए ये समझना अहम है कि उनका एक वोट कितनी सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था से होके गुजरता है। बिल्कुल। अगर हम इसके संवैधानिक आधार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 जो अब वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, उसके तहत 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, और तब ये काफी अलग था। हाँ, तब ये सिर्फ एक सदस्य निकाय हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी, काम का दबाव बढ़ता गया। और शायद कुछ राजनीतिक कारण भी थे ना, ताकि किसी एक इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। और इसी वजह से 1993 में इसे स्थायी रूप से एक 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी EC शामिल होते हैं। अच्छा, तो अगर हम आज के समय में देखें तो इनका काम किसी विशाल लॉजिस्टिक ऑपरेशन जैसा लगता है। मतलब सोचिए, ये ऐसा है जैसे आप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेज कर रहे हो। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है ये। जहां देश का हर एक नागरिक आपका VIP गेस्ट है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी को भी लाइन में ना लगना पड़े। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कई नए सुधार किए गए हैं। जैसे अब मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय कर दी गई है। सिर्फ 1200? ताकि भीड़ न लगे। बिल्कुल, ताकि भीड़भाड़ कम हो और वोटिंग जल्दी हो सके। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस पर 100% वेबकास्टिंग हो रही है। अच्छा, मतलब सीधा लाइव फीड कंट्रोल रूम तक? हाँ, लाइव कैमरा फीड। और तो और, अगर कोई अपना वोटर ID, जिसे हम एपिक कार्ड कहते हैं, उसमें कुछ अपडेट करवाता है तो सिर्फ 15 दिनों के अंदर वो कार्ड सीधा घर पर डिलीवर हो जाता है। अरे वाह, 15 दिन तो बहुत फास्ट है। और PIB की रिपोर्ट में एक और अच्छी बात थी, जो 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, उसकी थीम है माई इंडिया माई वोट, और टैगलाइन रखी गई है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब वो डेटा सही हो जिसके आधार पर चुनाव हो रहे हैं, मतलब वोटर लिस्ट की शुद्धता। वहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है, और इसी डेटा को शुद्ध रखने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया अपनाता है। SIR, ये जो नॉर्मल हर साल रिवीजन होता है, उससे अलग है क्या? हाँ, ये बहुत अलग है। सामान्य रिवीजन में लोग खुद जाकर अपना नाम जुड़वाते या हटवाते हैं, लेकिन जब SIR होता है तो BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी सीधे घर घर जाकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, तो वो खुद चेक करने आते हैं? हाँ, इसका मकसद ये होता है कि जो लोग वहां से चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाए जा सके और जो फर्जी वोटर्स हैं उन्हें पकड़ा जा सके। सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया लगती है, लेकिन हाल ही में इसी SIR प्रक्रिया ने एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया है। हाँ, खासकर पश्चिम बंगाल के मामले में। बिल्कुल, स्रोतों में एकदम स्पष्ट बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बहुत गंभीर आरोप लगे हैं।
विपक्ष का कहना है कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने के नाम पर बहुत ज्यादा पक्षपात किया गया है। देखिए, आरोप ये है कि अधिकारियों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी खास विचारधारा के वैध वोटर्स के नाम जानबूझकर काट दिए। और अगर वोटर लिस्ट ही दूषित हो जाए तो चुनाव के नतीजे तो पहले ही बदल जाएंगे ना। बिल्कुल, और इसी वजह से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। विपक्ष मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने की योजना बना रहा है। ये बहुत ही रेयर चीज है। हाँ यार, मतलब किसी सीईसी को हटाना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। मैंने पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) में जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है। संविधान कहता है कि सीईसी को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। तो क्या ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, वो चुनाव आयोग को डरा ना सके? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो संविधान निर्माताओं का यही उद्देश्य था कि इसकी स्वतंत्रता बनी रहे। चलिए मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ। हाँ प्लीज। ये काम कैसे करता है? शुरुआत के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों के दस्तखत चाहिए होते हैं। बाप रे, 100 सांसद सिर्फ शुरुआत करने के लिए? हाँ, और जब ये प्रस्ताव स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है तो उनके पास पूरी पावर होती है कि वो उसे स्वीकार करें या वहीं पर रिजेक्ट कर दें। अच्छा, और अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होता है? क्या सीधे संसद में वोटिंग होती है? नहीं, सीधे वोटिंग नहीं होती। स्वीकार होने के बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। मतलब पूरा जुडिशियल सेटअप। हाँ, और अगर वो समिति कहती है कि कदाचार या अक्षमता के आरोप सही है, तब जाकर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में आता है और वहां भी इसे विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3 वोट्स। हाँ, और उसके बाद राष्ट्रपति फाइनल ऑर्डर देते हैं। तो ये तो सच में एक अभेद्य किले जैसा है। हाँ, सीईसी के लिए ये किला है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? जो बाकी के 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, ईसी, उनके पास ये सुरक्षा कवच नहीं होता। उन्हें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। वेट, रियली? मतलब उनके लिए न कोई जांच समिति न संसद में वोटिंग? बिल्कुल नहीं। और ये अजीब इसलिए है क्योंकि फैसले लेते वक्त तीनों का वोट बराबर होता है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा के मामले में दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये तो बहुत ही इनबैलेंस्ड है। खैर, हटाने की इस जटिल प्रक्रिया से भी एक बड़ा मुद्दा आजकल ये चल रहा है कि इस कुर्सी पर बिठाया किसे जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है 2023 के नए कानून की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। हाँ, जिसने 1991 के पुराने कानून को पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। तो जो नया कानून है उसमें चयन समिति यानी जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी संरचना ही बदल दी गई है। अब इसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। जी। लेकिन यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। मुझे याद है मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई होने चाहिए, लेकिन नए कानून ने सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया। हाँ, यही सबसे बड़ा विवाद है। मतलब क्या इसका सीधा सा अर्थ ये नहीं है कि चयन समिति में सत्ता पक्ष के पास हमेशा 2-1 का बहुमत रहेगा? विपक्ष का नेता अगर किसी नाम पर आपत्ति जताए भी तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर हम पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का विश्लेषण देखें तो उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से उठाया है। आलोचकों का साफ मानना है कि इससे सरकार का वर्चस्व स्थापित होता है। और एक बात और है। हाँ, बताइए। इस कानून में एक रिक्ति या वेकेंसी का क्लॉज है। इसका मतलब है कि अगर समिति में विपक्ष के नेता का पद खाली है या वो बैठक में नहीं आते, तभी जो नियुक्ति होगी वो पूरी तरह मान्य होगी। अरे, मतलब सरकार अकेली भी फैसला ले सकती है? तकनीकी रूप से हाँ। और सिर्फ यही नहीं, जो वेतन और भत्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते थे, उन्हें अब कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कैबिनेट सचिव भी तो बहुत बड़ा पद होता है। पद बड़ा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन संसद तय करती है, जिसे सरकार आसानी से कम नहीं कर सकती, जबकि कैबिनेट सचिव का वेतन सरकार खुद तय करती है। यह संस्था की स्वतंत्रता को प्रतीकात्मक रूप से कमजोर करता है। मतलब ये तो सीधा कंट्रोल हो गया ना। और एक और शर्त जोड़ दी गई है।
अब सिर्फ वही इंसान इस पद पर आ सकता है जो सरकार में सचिव या उसके समकक्ष रैंक का नौकरशाह हो। सिर्फ नौकरशाह। हाँ, जबकि चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल संस्था भी है। वो कोर्ट की तरह फैसले भी सुनाती है। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स तक इसे सीमित करना सही नहीं है। सही बात है, लेकिन खैर इन सारी आंतरिक चुनौतियों और बहसों के बावजूद अगर हम इसके कामकाज के आउटपुट को देखें, खासकर राजनीतिक दलों का जो मैनेजमेंट ये करते हैं, तो तस्वीर एकदम अलग दिखती है। हाँ, काम के मोर्चे पर इनका रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय दलों की बात करें तो टेक्स्ट बुक के स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प स्मृति सूत्र या निमोनिक दिया गया है। अच्छा। नेट स्टार रूल। हाँ। और 2026 के डेटा के हिसाब से भारत में अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और एनपीपी। और ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाता। चुनाव आयोग इसका पूरा मूल्यांकन करता है। तो इसके मानदंड क्या होते हैं? संक्षेप में बताऊं तो या तो पार्टी को 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतनी होती हैं, या फिर उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए। ये चेक करना और फिर उन्हें चुनाव चिन्ह जैसे कमल, हाथ या साइकिल बांटना, ये सब चुनाव आयोग का ही काम है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि चुनाव आयोग का जो काम है वो अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत का वैश्विक दबदबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी जनवरी 2026 में नई दिल्ली में जो ICDEM का सम्मेलन हुआ था, हाँ, जिसमें 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। सही कहा। और वहां पर दिल्ली घोषणा 2026 को अपनाया गया, जिसके 5 बहुत अहम स्तंभ हैं। और भारत सिर्फ होस्ट ही नहीं कर रहा है, 2026 के लिए भारत इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता भी कर रहा है ना? जी बिल्कुल। और इस अध्यक्षता के दौरान भारत अपना जो ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो दूसरे देशों के साथ शेयर करने की पेशकश कर रहा है। अरे वाह, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी अब दूसरे देश इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और इसके अलावा भारत का जो इंस्टीट्यूट है IIIDEM, उसके जरिए भारत 100 से अधिक देशों के चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ECI एक ऐसा अद्भुत विरोधाभास है। मतलब एक तरफ ये 11 लाख मतदान केंद्रों और करोड़ों वोटर्स का इतना शानदार मैनेजमेंट कर रहा है, दुनिया को ट्रेनिंग दे रहा है, और दूसरी तरफ इसके खुद के ढांचे और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर इतनी तीखी बहसें चल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। सूत्रों में ये बताया गया है कि 2026 में भारत इंटरनेशनल आइडिया की थीम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और भविष्य के लोकतांत्रिक सिस्टम्स पर फोकस कर रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार, वोटर डेटा, डीप फेक और शायद वोटिंग पैटर्न भी पूरी तरह से AI द्वारा संचालित होंगे, तो क्या 1950 में बना हमारा ये संवैधानिक ढांचा उस तकनीकी सुनामी को निष्पक्ष रूप से रेगुलेट करने के लिए पर्याप्त होगा? बाप रे, ये तो बहुत डरावना भी है और सोचने वाला भी। या फिर हमें सिर्फ चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं बल्कि उसके तकनीकी अधिकारों को भी बिल्कुल नए सिरे से लिखना होगा? यार ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है और सुनने वालों के लिए भी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटी सी बीप की आवाज भविष्य में एक बहुत बड़े तकनीकी तूफान का हिस्सा बनने वाली है। बिल्कुल। इस दिलचस्प विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि इस सवाल पर खुद विचार करें और देखें कि हमारा लोकतंत्र इस नए युग के लिए कितना तैयार है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।